वस्तुनिष्ठता बड़ी बवाली चीज है, बिल्कुल पदम मास्टर की बवाली जेब की तरह। उद्देश्य और लक्ष्य के बवाल में इसने दुनिया को ऐसा उलझाया हुआ है कि प्राकृतिक अपवादों तक को सिर्फ पैमाने के खांचों में ही देखना चाहती है, वह भी तब जबकि प्रकृति के कितने ही रहस्य आज तक अज्ञात हैं। ज्ञात की सीमा को ही अंतिम मानने वाले बाजार ने तो उसे और भी ज्यादा बवाली बनाया हुआ है, बल्कि इतनी मोहलत दी है कि दुनियावी मसले तक को देखने परखने की किसी भी प्रक्रिया को पैमाने से बाहर देखना ही नहीं चाहती। जिसे नापा ना जा सके उसे मनोगत के खांचे में ठेल कर अवैज्ञानिक बता देने की हद तक वाचाल हो जाती है। वस्तुनिष्ठता के इस बवाल ने पदम मास्टर सरीखे दार्शनिकों को भी तात्कालिकता में फंसाया हुआ है। एक दिन जब बहस के दौरान पदम मास्टर ने अपनी पूरी जेब ही उलट दी, मुझसे रहा नहीं गया। उनकी जेब एकदम खाली थी, जबकि मैं कह रहा था आप हर किसी को अपनी जेब में रखे होते हैं। उनके इस तरह जेब उलट कर मुझे झूठा ठहराने पर मैं भी चुप ना रह सका। जेब अगर खाली ही रहनी है तो उसे रखना ही क्यों? जेब का औचित्य तो इस बात में है कि कोई जरूरी चीज वहां सुरक्षित रखी जा सके, बल्कि रखी ही रहे। तुम दुनियादार लोगों के लिए जेब की यह परिभाषा बिल्कुल उत्तम है दोस्त, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य तात्कालिक होता है, लेकिन समूची दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए बेचैन रहने वाला कोई ईमानदार व्यक्ति तात्कालिक लक्ष्यों और दूरगामी उद्देश्यों में स्पष्ट भेद को देख रहा होता है और उसके अनुसार ही व्यवहार करना जानता है। ऐसे लोग लक्ष्य भेदने के लिए नहीं, व्यापक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बेचैन रहते हैं। चिंतक और दार्शनिक इसीलिए वस्तुनिष्ठता के बवाल को काटने में जुटे होते हैं और हर वक्त किसी नए से नए ख्याल में डूबे रहना चाहते हैं। अपनी जेब को वे खुद ही काटे होते हैं, लेकिन उन्हें जेब कतरा कहना गुनाह है। बेशक जेब काटने वाले को चाहे जेब कतरा ही कहा जाता हो। अपनी इन दार्शनिक बातों से पदम मास्टर ने उस दिन मुझे फिर से उलझा दिया था। दरअसल मैंने चौंकते हुए एक खबर में उनका नाम पढ़ा था और रिपोर्टर की लापरवाही पर तरस खाया था, जिसने पदम मास्टर को किसी अनाम सी संस्था का अध्यक्ष लिखा था। हालांकि वो कोई पहली ऐसी खबर नहीं थी। उससे पहले भी दो एक बार ऐसा हो चुका था जब किसी अन्य दिन किसी अन्य खबर में पदम मास्टर को किसी दूसरी ही अनाम सी संस्था का कार्यकर्ता बताया गया था। मुझे हर बार लगता कि मानो खबर लिखने वाले रिपोर्टर जानबूझकर पदम मास्टर की पहचान को ही छुपा देना चाहते हों। जैसे पदम मास्टर को मैं सामाजिक राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति के कारण जानता हूं। शहर का कोई भी बासिंदा उन्हें ऐसे ही जानता है। शहर के स्तर पर होने वाली किसी भी गतिविधि में पदम मास्टर अपनी खामोश उपस्थिति से हमेशा मौजूद रहते हैं। उस खबर को पढ़ने के बाद मैं खबर नवीस को कोसता ही रहा, लेकिन पदम मास्टर ने जैसे उस मुद्दे को गैर जरूरी सा मानते हुए कुछ भी कहना उचित नहीं समझा और दूसरी बातें ही करते रहे। पदम मास्टर की बातें मानो किसी दार्शनिक की बातें। उस दिन से मैं उन्हें चिंतक कहने लगा। हालांकि उन्होंने मेरे संबोधन पर कभी ऐतराज नहीं किया। फिर वे कोई जेब कतरे तो नहीं जो जेब ही काट दें, ना सही दूसरे की अपनी ही। चिंतक होने के बावजूद उनकी विशेषता है कि वस्तुनिष्ठता को ही प्रमुख मानते हैं और इससे इतर को मनोगत आग्रह। आप भी जान लें कि उनकी सारी ही कमीजों में एक अदद जेब जरूर होती है, जिसमें वह बहुत कुछ रखे होते हैं। कमीज ही नहीं, उनकी पैंट में भी जेब होती है। एक हद तक ही वे गांधी से सहमति रखते हैं। गांधी की तरह दुनियावी चिंताओं से घिरे रहते हुए भी वे खुद को गांधीवादी कहलाना पसंद नहीं करते हैं। गांधी में वस्तुनिष्ठता का अभाव है। गांधी से असहमतियों को जाहिर करते हुए वे ऐसा जोर देकर कहते हैं, गांधी ने जब से धोती कुर्ता पहनना शुरू किया था, जेब रखना छोड़ दिया था। अपनी बात को स्थापित करने के लिए वे गांव के किसी बुजुर्ग का किस्सा बयान करते हैं। नहर से नहाने के बाद जब हारून घर आया तो सबसे बड़े लड़के की कमीज उसके हाथ लगी। कमीज में कोई जेब नहीं थी। हारून को पहनते ही पता चल गया कि कमीज उसकी नहीं है। कपड़ों के ढेर में हाथ मारकर हारून ने दूसरी कमीज उठाई, जेब उसमें भी नहीं थी, इसीलिए उसे भी एक किनारे रख दिया। एक एक कर उसने 3 कमीजें उठाई, लेकिन वे सारी की सारी जेब विहीन कमीजें उसके 5 लड़कों की थी। ये जानने के बाद कि एक भी बेटे ने कमीज में जेब नहीं लगवाई है, हारून गुस्से से भर गया। हराम की खाने का इरादा है क्या जीवन भर? तुम्हारे लक्षणों की गवाह तो तुम्हारी कमीजें हैं, जो बता रही हैं कि खाने कमाने का तो तुम्हारा कोई इरादा ही नहीं। अगर जो होता, बिना जेब की कमीज ना पहनते। यह ख्याल तो रखते कि जो कुछ कमाओगे उसे कहीं रखना भी पड़ेगा। कमाए हुए को संभालना होता है, बिना जेब के वे संभाल कभी नहीं हो सकती। कमाई के इरादे से पदम मास्टर ने कभी कुछ नहीं किया। फिर भी उनके किस्से का पात्र हारून क्यों बना रहता है, यह
शोध का विषय हो सकता है। जेब में रखी हुई चीजों को बार बार टटोलना खुद के इरादों को टटोलना है। इस तरह के ऊहापोह में भी पदम मास्टर को शायद ही कभी किसी ने देखा हो। वजह साफ है कि वे हमेशा आश्वस्ति में रहने वाले शख्स हैं। अपने चिंतक परक व्यवहार के कारण ही जेब की अवधारणा को वे नए दार्शनिक दृष्टिकोण से परिभाषित करते हैं। हर वक्त ही वे उस मुहावरे का कचूमर निकाल देने की फिराक में रहते हैं जिसे शहर का कोई भी लंपट जब तब दोहराता है। कैसे कैसे को तो हम अपनी जेब में रखकर चलते हैं। किस्सा उस दिन का है जब अपने निर्धारित समय पर चलने को खड़ी हुई बस में मैंने अपनी सीट बस स्टैंड पहुंचकर ही सुरक्षित कर ली थी। दफ्तर समय से पहुंच सकूं उसके लिए बस समय से पकड़ना जरूरी होता है। इसीलिए मैं अक्सर ही मुख्य बस स्टैंड की ओर निकल जाता हूं। देखने वाले चौंक सकते हैं कि मैं अपने गंतव्य से उल्टी दिशा को चल रहा हूं। वैसे कई बार स्टैंड के विपरीत अपने रास्ते की दिशा में बढ़ते हुए अगले चौराहे तक भी निकल जाता हूं, जहां अन्य जगहों से आने वाली और भी बसों में सीट होने की संभावना तलाशी जा सकती है। बस के चलने में देर थी। ऑफिस बैग सीट पर ही छोड़कर मैं नीचे टहलने लगा। जिस वक्त बस स्टैंड पहुंचा था, पहली बस चलने को थी। मैंने दौड़कर उसे हाथ दिया। बस ने अभी अपनी गति नहीं पकड़ी थी, खिसक खिसक कर चल रही थी। मैं बस में चढ़ गया था, पर बस में कोई भी सीट खाली नहीं थी। नीचे उतरना पड़ा। सीट खाली होती तो निकल गया होता। बिना सीट के खड़े खड़े यात्रा करना मुझे तकलीफ देता है। भीड़ में घंटे भर खड़े रहने के बाद और उमस के कारण पसीने से भीगे बदन के साथ दफ्तर पहुंचूं, मुझे ठीक नहीं लगता है। बस के समय से ना मिलने का बहाना देकर देर से दफ्तर पहुंचना भी भाता नहीं। पर हमेशा की तरह मैं घर से इतने समय से निकला था कि अगली बस से भी दफ्तर समय से पहुंच सकता था। अपने निर्धारित समय पर चलने को खड़ी हुई बस में अभी भी कोई हलचल नहीं थी। यात्री आ ही रहे थे और अपनी सीट सुरक्षित करके मेरी ही तरह बस से नीचे उतरकर यूं ही टहल रहे थे। ऐन उसी वक्त एक और से पदम मास्टर अपनी गाड़ी से आए। कहीं भी आना जाना हो तो पदम मास्टर हमेशा अपनी गाड़ी से ही आते जाते हैं। कभी किन्हीं कारणों से गाड़ी ना हो और नौबत दूसरे की गाड़ी में बैठने की आ जाए तो पदम मास्टर खुद को कभी ऐसे संकट में ना पड़ने दें। यहां तक कि किसी सरकारी बस तक में ना बैठे। बस में भीड़ कोई कम तो होती नहीं। भीड़ भड़के में ही तो जेब काटने वाले भी अपना हुनर साध लेते हैं। गाड़ी एक किनारे पार्क करने के बाद वे मुझे पुकारने लगे। आवाज सुनकर मैं उनके पास तक चला गया। मेरी निगाह बस की ओर थी। शायद पदम मास्टर को मालूम नहीं था कि मैं दफ्तर जाने के लिए बस की इंतजार कर रहा हूं। अपने चिर परिचित अंदाज के साथ उन्होंने ना ही सीधे सीधे कोई बात शुरू की और ना ही मेरे वहां होने का कोई कारण पूछा। मानो वे मुझे ही मिलने आए हों और जैसे मिल जाने पर आश्वस्त हूं। मैं भी ऐसे पेश आ रहा था मानो वहां उन्हीं का इंतजार कर रहा हूं। अभी उन्होंने कुछ कहना ही चाहा था कि बस का हॉर्न बज उठा। ड्राइवर सीट पर बैठ चुका था और कंडक्टर सीटी बजा बजा कर सवारियों को पुकार रहा था। मेरी तरह सीट हथियाकर नीचे घूम रही सवारियां इत्मीनान से हिलते डुलते हुए बस की ओर बढ़ रही थी। ये जानते हुए कि पदम मास्टर मुझसे मिलने के लिए ही रुके हैं, मुझे उन्हें छोड़कर निकल भागना अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा मध्यवर्गीय व्यवहार इस बात में आड़े आ रहा था, जबकि दफ्तर जाना मेरी मजबूरी थी। मैं जानता था कि यदि मैं पदम मास्टर को कहूं कि मुझे दफ्तर जाना है, वे मुझे दफ्तर तक छोड़ने के लिए खुद तैयार हो जाते। इसीलिए सिर्फ 2 मिनट उन्हें रुकने का कहकर मैं तेजी से बस की ओर दौड़ा था और सीट पर रखे अपने बैग को उठाकर मैंने लंबे समय से हथियाई हुई सीट पर एक दूसरी सवारी को बैठा दिया। सीट पर बैठने वाले ने जैसे ही इस बात के लिए कृतज्ञता ज्ञापित की, मैं झट से नीचे उतर गया। पदम मास्टर शायद समझ चुके थे कि मैं अपना बैग लेने के लिए ही गया हूं। सुनो, बहुत जरूरी ना हो तो आज छुट्टी कर लो दफ्तर की। आज तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। पदम मास्टर के साथ के लिए तो एक अदद छुट्टी का कोई मायने ही नहीं। लेकिन मैं ऊहापोह में रहा, क्योंकि पिछले ही महीने एक रोज अचानक से मुझे 3 दिन छुट्टी लेनी पड़ी थी और छुट्टी से लौटने के बाद बॉस की खरी खोटी सुननी पड़ी थी। हालांकि बॉस भी ऐसा ही है जिसे बेवजह हर वक्त कुछ ना कुछ कहने की सनक है, पर उस दिन वह बेवजह नहीं बिगड़ा था। ये जानते हुए भी कि अगले हफ्ते ऑडिट टीम आ रही है, तब भी अचानक से छुट्टी मार ली आपने। मैं उस दिन भी उसी तरह खामोश ही रहा, जैसे पदम मास्टर के सामने खामोश था। मेरी खामोशी को पदम मास्टर ने सहमति मान लिया था। ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए गाड़ी को उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। कुछ भी कहने के बजाय मैंने सवारी सीट की ओर के दरवाजे को खोला और यह सोचते हुए कि पदम मास्टर के साथ चल लेता हूं, कुछ देर साथ रहकर कहूंगा कि अब मुझे दफ्तर छोड़ दो। थोड़ा लेट भी पहुंचूंगा तो कोई ज्यादा मुसीबत ना आएगी। ज्यादा ही हुआ तो हाफ डे सीएल ले लूंगा।
पदम मास्टर ने गाड़ी दौड़ा दी थी। कुछ ही देर में हम शहर की सरहदों को पार कर चुके थे। अब एक गांव के रास्ते पर थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि पदम मास्टर कहाँ लिए जा रहे हैं। तंग रास्तों से गुजरते हुए 2-3 गांव पार कर चुके थे और अब पदम मास्टर ने गाड़ी एक आधे जुते खेत में खड़ी कर दी। कुछ ही दूरी पर गांव का पंचायत घर था और वहां पर कुछ लोग जुटे हुए थे। सामने की ओर मंच जैसी सज्जा थी, जिसके साथ ही एक मेज पर कुछ तस्वीरें रखी थी। उनमें से एक तस्वीर भगत सिंह की भी थी। गांव के एक जिम्मेदार से व्यक्ति ने आगे बढ़कर पदम मास्टर और मेरा अभिवादन किया। थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू हो गया। उस वक्त ही मुझे पता लगा कि आज 23 मार्च है और शहीद आजम भगत सिंह की याद में ही यह कार्यक्रम है। मंच पर पदम मास्टर के साथ मुझे भी आदर से बैठाया गया, लेकिन मुझे आश्चर्य उस वक्त हुआ जब संचालक ने पदम मास्टर के साथ साथ मेरा परिचय भी किसी अनाम सी संस्था के कार्यकर्ता के रूप में दिया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वापस लौटते हुए भी मैं उस संस्था का नाम याद नहीं कर पा रहा था। मुझसे रहा नहीं गया, लेकिन संस्था का नाम पूछने के बजाय मैंने पदम मास्टर पर आरोप लगा दिया कि आप तो जेब में संस्थाएं लेकर घूमते हैं। पदम मास्टर ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ देर चलने के बाद एक चाय के खोखे पर उन्होंने गाड़ी रोक दी। चाय का ऑर्डर देने के बाद जेब में हाथ डाला और जेब उलट दी। थोड़ी देर खामोश रहे। वे कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन उनके ना बोलने में भी बोलते रहने जैसी स्थिति बनी हुई थी और अब वे सच में कुछ बोलने लगे थे। महाभारत में तुमने अर्जुन के विवाह का प्रसंग जरूर पढ़ा सुना तो होगा ही। जानते हो अर्जुन का उद्देश्य क्या था? द्रौपदी से विवाह करना। और लक्ष्य क्या था? पदम मास्टर ने एक बार मेरी आंखों में गहरे तक झांकते हुए प्रश्न किया। मुझे एक टक अपनी ही ओर देखते उन्होंने खुद ही जवाब दिया, लक्ष्य था मछली की आंख को भेदना। पदम मास्टर का बोलना जारी था, लेकिन उसमें किसी भी तरह की उत्तेजना नहीं थी। अपने चिर परिचित अंदाज में बहुत ही धैर्य के साथ अब वे सीधे उस मुद्दे पर थे जिसके लिए मैं उन्हें आरोपित कर चुका था। मुझे उम्मीद है तुम्हारी राय अब शायद वही नहीं होगी जिसके लिए तुम्हें कहना पड़ा कि संस्थाएं जेब में रखी जा सकती हैं। जेब में तो कोई भौतिक चीज ही रखी जा सकती है दोस्त, ऐसी जो वस्तुनिष्ठ हो, निश्चित हो, अपने परिमाण में ठोस हो, वरना सपने और विचार तो ख्याल ही रह जाने को अपशब्द हैं यदि उन तक पहुंचने के रास्ते भी अलक्षित हो जाएं। मैं खामोश रहा, यह सोचते हुए कि आखिर पदम मास्टर का उद्देश्य क्या है।